India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. एक अरब 40 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला भारत देश लोकतंत्र और विविधता में एकता का एक नायाब उदाहरण। देश की आबादी में 4,635 समुदाय से भी अधिक बसर करते हैं, जिनमें 78% न केवल भाषाई और सांस्कृतिक बल्कि सामाजिक श्रेणियां भी शामिल है और धार्मिक अल्पसंख्यक जनसंख्या का 20% है। और इन सबको अपने दामन में संभाव के साथ समेटता है भारत का संविधान, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यहां से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मान्यता मिली और यहीं से शुरू हुई आधुनिक भारत के लोकतंत्र के उद्भव की कहानी। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। स्वागत करती हूं आप सभी का इस विशेष पेशकश हमारा गणतंत्र में। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे भारतीय लोकतंत्र की एक संक्षिप्त गाथा। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय लोकतंत्र एक सतत लोकतंत्र बन रहा है और किस तरह बदलते समय के साथ इसने अपने आप को विकसित किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सीधे लिए चलते हैं आपको उस दौर में जब देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 21 तोपों की सलामी के साथ ध्वजारोहण कर भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था और भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराते हुए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत का स्वनिर्मित संविधान लागू किया। भारत के नए युग के शुरुआत के साक्षी देशवासियों सहित सी गोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे गणमान्य बने। महज 3 साल पहले आजादी की सुबह देखने वाले देश ने अपना संविधान बनाकर विश्व को अपनी संप्रभुता का परिचय दिया। हालांकि यह डगर इतनी आसान नहीं थी। अगर इतिहास के पन्नों को टटोलें तो मालूम होता है स्वराज के साथ ही अपने संविधान और हकूक की यह लड़ाई बेहद चुनौती भरी थी। दरअसल अंग्रेजों की गुलामी से त्रस्त देशवासियों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक सुनहरा अवसर हाथ लगा। ब्रिटेन की ओर से मदद की गुहार लगाई गई। भारतीयों ने सहर्ष प्रस्ताव को स्वीकार किया और विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साथ नजर आए, इस उद्देश्य के साथ कि उन्हें आगे चलकर अंग्रेजों की हुकूमत से आजादी मिल जाएगी। लेकिन एक बार फिर अंग्रेज अपनी बातों से पलटते नजर आए। आजादी के बदले अंग्रेज भारत सरकार अधिनियम 1919 लेकर आए। इस अधिनियम का असर यह रहा कि देश के कुछ बड़े प्रांत में दोहरी शासन प्रणाली व्यवस्था लागू हुई, जिसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे विषयों को भारतीय मंत्रियों के समूह को सौंप दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ सैन्य, रक्षा और विदेशी मसले जैसे अहम मुद्दे वायसराय के अधिकार क्षेत्र में रहे। इसके साथ भारतीयों को यह आश्वासन दिया गया कि इस अधिनियम से पड़ने वाले प्रभावों का भविष्य में आकलन किया जाएगा। अंग्रेजों के इसी कदम ने शुरुआत की साइमन कमीशन की, जो साल 1928 में भारत की धरती पर दाखिल हुआ। साइमन कमीशन ने बड़े ही नाटकीय अंदाज में संवैधानिक सुधारों की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अब समय बदल रहा था। अब देशवासी अंग्रेजों के बहकावे में नहीं आने वाले थे, क्योंकि स्वराज के साथ साथ अपने संविधान की मांग भी धीरे धीरे देशवासियों के जेहन में चढ़ने लगी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद देश भर में जमकर आंदोलन हुए, जिसे शांत करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। हालांकि देश के सभी वर्ग के नेता इसमें शामिल नहीं हुए, इसीलिए यह एक असफल प्रयास साबित हुआ। लेकिन जहां एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत भारतीयों के इरादों को एक बार फिर भुनाने की जद्दोजहद में लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के वीर सपूतों ने अपने संविधान का खाका भी तैयार कर लिया था। वक्त बदला, दौर बदले और लोगों की सोच भी बदलती चली गई। गुलामी की बेड़ियों ने जिन भारतीयों के हाथों को अब तक जकड़ रखा था, अब उन्हीं हाथों को आजादी की तलाश थी और
तलाश थी भारत के यानी कि अपने देश के संविधान की। साल 1928 में मोतीलाल नेहरू समेत 8 कांग्रेसी नेताओं ने एक संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसकी नींव 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तय की गई थी और इस तरह भारत के संविधान की रूपरेखा सजने लगी थी। समय का पहिया आगे बढ़ता गया, फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे हमारे संविधान का संरचनात्मक आधार कहा जाता है, जिसके ऊपर मौजूदा संविधान की भव्य इमारत खड़ी की गई। एक्ट 1935 भारत के लिए आजादी की सुगबुगाहट के साथ आया, लेकिन आजादी की आहट के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेदों की खाई गहरी होती जा रही थी। दोनों के बीच तल्खियां इतनी बढ़ चुकी थी कि बुनियादी मुद्दों पर भी समझौते की गुंजाइश नहीं रही थी। हालांकि इन विवादों से आगे बढ़ते हुए भारतीय नेता अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साल 1945 में सभी पार्टियों की सहमति से संविधान का एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था, जिसमें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, स्वतंत्रता और समानता के साथ साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा गया था। इसके साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज की निर्भीकता ने अंग्रेजों का भारत पर अनंत काल तक राज करने का सपना चूर चूर कर दिया था। ये जब फ्रीडम स्ट्रगल प्रारंभ होता है तो उस समय देश में लगभग 547 राजतंत्र थे। तो चूँकि हमारा जो लड़ाई चला, संघर्ष चला, वो क्रांति नहीं एक राजनीतिक दल के माध्यम से चला, तो स्वाभाविक था कि राजतंत्र को हम लोग को स्वीकार नहीं करना था फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। वैसी स्थिति में हमारा संविधान जो बना 1947 का, वो एक कंटिन्यूटी में है। जो ब्रिटिश काल में जो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे थे, जिस तरह से स्वशासन लाया जा रहा था, 9 का में एक्ट पास हुआ, 19 में, 35 में, उसी का अगली कड़ी थी संविधान। तो उसी समय फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट के समय यही तय हो गया था कि भारत एक गणराज्य ही बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ और कोई भी व्यवस्था लागू की जाएगी तो जन भागीदारी को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। तो ये गण की परंपरा बहुत प्राचीन थी। इस देश में पंचायत की परंपरा बहुत प्राचीन थी। तो उन प्राचीन परंपराओं की भी मांग ये थी कि देश में गणतंत्र को विकसित किया जाए और जन भागीदारी से ही सरकार चलाया जाए। वैचारिक मूल्य हमारे पास पहले से था और उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ने प्रोत्साहित किया और कांग्रेस का भी योगदान था। उस समय के सारे राजनीतिक दलों की भी यही मांग थी कि देश में एक गणराज्य स्थापित किया जाए। जैसे जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जोर पकड़ता गया, ब्रिटिश हुकूमत पर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का दबाव भी बढ़ता गया। इस गहमागहमी के बीच आखिरकार 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें महात्मा गांधी को छोड़कर उस वक्त के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी करीब हर बड़ी शख्सियत शामिल थी। इसमें मुस्लिम लीग ने भारत को 2 हिस्सों में बांटने और नए मुल्क पाकिस्तान की मांग को लेकर बैठक का बहिष्कार कर दिया। लिहाजा पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जहां सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हालांकि 2 दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। भारत ने अब तक बहुत कुछ देखा। सोने की चिड़िया कही जाने वाली भारत ने खुद को अंग्रेजों के हाथों विवश होते भी देखा और विदेशी रूपरेखा, विदेशी स्वरूप और नियम कानून अपनाते हुए भी देखा। खुद का शोषण होते हुए भी देखा और खुद पर हो रहे अत्याचार को भी देखा। फिर आया एक नया सवेरा और कसम खाई गई आजादी की। आत्मविश्वास, हौसला, बुलंद आवाज और एक सुर में आजादी की मांग ने अंग्रेजों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। 15 अगस्त 1947 का सुनहरा दिन, जब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ भारत ने एक नई सुबह देखी।
देशवासियों में जोश भरते हुए आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलंद आवाज में देश को संबोधित किया। इतिहास के पन्नों में यह भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से दर्ज हुआ। इसके साथ ही तेज हुई संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आजादी के बाद चुनौतियों में इजाफा हुआ, चूंकि संविधान पर सामग्री की कमी थी, जिसका सही चयन और उचित व्याख्या का काम बेहद जटिल था। BN राव के तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। समिति में अंबेडकर के अलावा 6 और सदस्य थे। कुल 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया। लेकिन संविधान को सुंदर अक्षरों में पिरोकर लिखने के उधेड़ बुन में इसे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। इस तरह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का स्वनिर्मित संविधान बनकर तैयार हुआ। आधिकारिक तौर पर 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया, जिस पर संविधान सभा के 15 महिलाओं समेत 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। 26 जनवरी 1950 दिल्ली की सर्दी को देशभक्ति मात दे रही थी, जब राजगोपालाचारी ने भारत को अपने शब्दों में संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र घोषित किया, तो भारत के हर नागरिक ने इन शब्दों को गहराई से महसूस किया और इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ दिलाई गई। भारत के संविधान का सफर जिस दिन से शुरू हुआ, उस दिन को पूरा देश गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा और हस्तलिखित संविधान है। जिस समय संविधान लिखा गया, उस वक्त देश के हालात बहुत ही नाजुक थे। देश का बंटवारा हो रहा था, सांप्रदायिक झगड़े थे, जाति के आधार पर समाज का बंटवारा था और समाज में महिलाओं की हालत बहुत ही कमजोर थी। इन सब के बावजूद संविधान निर्माताओं ने न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे मानवीय मूल्यों को महत्व दिया और यह सुनिश्चित किया कि देश का कानून इन मूल्यों और सिद्धांतों के हिसाब से ही चले। संविधान सभा में जो चर्चाएं हुई और जो फैसले लिए गए, वो सभी इन्हीं मूल्यों पर आधारित हैं। कि भारतीय इतिहास में ये शब्द कोई नया नहीं है। इस शब्द को हम लोग प्राचीन काल से ही देख रहे हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं कि गण की भागीदारी आपकी अपनी शासन व्यवस्था में हो, तो उस फीचर के साथ अगर मॉडर्न पीरियड तक, आधुनिक काल तक हम उस सफ़र को देखते हैं, तो भारतीय इतिहास में ये सही अर्थों में एक लक्ष्य को प्राप्त करता है जब ये स्वतंत्र होता है भारत और एक गणतांत्रिक व्यवस्था को हम अडॉप्ट करते हैं। तो और इसलिए भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों की भागीदारी महिलाओं के दृष्टिकोण से और एक सामान्य जो हम लोगों ने एक आयु का निर्धारण किया और उस आधार पर वयस्क मताधिकार को मान करके सभी को दिया। वो उसमें ना क्लास का कोई डिफरेंशिएशन रखा, ना उसमें कोई हमने जेंडर का रखा, सबको दिया। लेकिन अमेरिका जैसे कंट्री में उसके लिए फ़ाइट करना पड़ा है, महिलाओं को भी, दासों को भी। तो ये एक बहुत ही अभूतपूर्व चीज़ है जो एक प्राचीन काल से निरंतरता में गणों की भागीदारी, लोगों की भागीदारी अपार्ट फ्रॉम क्लास एंड जेंडर डिफरेंशिएशन, तो उसमें चली आ रही है। दूसरा चीज़ जो मुझे कहना है गणतंत्र के विषय में कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें एक लचीलापन है और उस गणतंत्र में आप जिस तरह से हम संविधान में भी मॉडिफिकेशंस और अमेंडमेंट्स देखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बदलते समय के हिसाब से ये व्यवस्था जो है उसमें उसके रिक्वायरमेंट्स को, उसकी आवश्यकताओं को देखते हुए वो हम लोगों ने, हमारी व्यवस्था ने, हमारे नेताओं ने इसको ध्यान में रखा है कि वो उसमें मॉडिफिकेशंस भी समय समय पर होते रहें। जहाँ तक फ़ायदों का सवाल है कि जन भागीदारी होना शासन में
ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है, एक ही आपका वोटिंग राइट्स है, जिसका सही यूज़ करके आप बता सकते हैं जो आपके शासन करने वाली जो व्यवस्था आती है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ, कौन सा मुद्दा, कौन सी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट करती हैं, आपको प्रभावित करती हैं या नहीं करती हैं, प्रभावहीन है। तो ये एक समय समय पर ये जनता की भागीदारी इस माध्यम से इस गणतांत्रिक व्यवस्था में बहुत सुचारू रूप से होती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो गणतंत्र का मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। जब आप कहते हैं कि स्वीप कर गया, कोई पार्टी स्वीप कर गई, तो कोई ना कोई 10 मुद्दे नहीं होंगे, कोई एक मुद्दा रहा होगा और वो स्वीप हो गया। तो वो जैसा हमने नकारा इमरजेंसी को, एक बहुत बड़ा हमारा एक अचीवमेंट है वो, कि वो कभी भी वो व्यवस्था दोबारा से स्थापित या थोपी नहीं जाएगी और डेमोक्रेसी से एक जो पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है वो इसमें हम कर सकते हैं इस गणतांत्रिक व्यवस्था में। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जिसे भारतीय इतिहास में लोगों ने दिखाया। एक पोस्ट कॉलोनियल जो पॉलिटिकल केओस की स्थिति की भविष्यवाणी वेस्टर्न विचारकों ने की थी स्वतंत्रता के समय, उसको हम लोगों ने बिल्कुल खारिज किया, बिल्कुल नकार दिया है। तो मेरे लगता है कि ऐतिहासिक रूप से भी हमने साबित किया है कि गणतंत्र के बहुत फ़ायदे हैं, उसमें आपको आगे चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मौके हैं, आपको राइट्स दिए गए हैं और उसी तरह से व्यवस्था को भी बदलने के राइट्स दिए गए हैं, और वो भी बहुत ही पीसफुल, शांतिपूर्ण ढंग से, बिना किसी आपको हिंसक तरीकों का प्रयोग करके। संविधान सभाओं में अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार, महिलाओं के अधिकार, संघ और राज्य के संबंध, शासन व्यवस्था और कल्याणकारी काम। इन चर्चाओं की झलक ही भारत के संविधान में दिखती है। संविधान की मूल कॉपी संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम गैस के चेंबर में रखी गई है। इस चैम्बर को अमेरिका के गैटी इंस्टीट्यूट ने तैयार किया था। बड़े ही सलीके से संविधान को सहेज कर रखने का एक कारण यह भी है कि जब भी कोई इसे देखे तो अपने पुरखों के बलिदान और शौर्य को जरूर याद करे, क्योंकि उस दौर में लाखों लोगों ने आने वाले कल के लिए अपने आज को बलिदान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और इस दिन को देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन ये जानना बेहद जरूरी है कि संविधान बनने के दौरान कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बना। गणतंत्र का मतलब है जनता के लिए, जनता के जरिए शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। इसी दिन भारत का संविधान भी लागू किया गया। वर्ष 1929 के दिसंबर में लाहौर में राष्ट्र को स्वतंत्र बनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। इसमें यह घोषणा हुई थी कि अगर 26 जनवरी 1930 तक अंग्रेज सरकार भारत को उपनिवेश का पद प्रदान नहीं करेगी तो भारत अपने को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर देगा। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी सरकार ने जब कुछ नहीं किया तो कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की। तब से लेकर 1947 में आजादी मिलने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। निवेशिक स्वराज की हुआ करती थी, फ्रीडम माने सेल्फ रूल की बात थी, टोटल इंडिपेंडेंस की बात कांग्रेस नहीं करती थी। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें कांग्रेस ने ये प्रपोजल पास किया, प्रस्ताव पास किया कि अब हमारा लक्ष्य, ध्येय पूर्ण स्वतंत्रता है। तो एक सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाने की घोषणा हुई कि 26 जनवरी 1930 को हम लोग एक सिंबॉलिक प्रतीकात्मक इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहरा देंगे। उस दिन ये कार्यक्रम सारे देश में हुआ था, कई जगह पे गोली भी चली थी। आप लोग नज़दीक में जाइएगा पटना तो वहाँ पे देखिएगा कि एक शहीद स्मारक है जहाँ 7 लोगों की डेथ हुई थी।
मतलब झंडा पकड़े हुए थे, गोली चलने के बाद झंडा ज़मीन पे नहीं गिर रहा था, दूसरा आदमी उसे झंडा लेके आगे बढ़ता था, फिर उसको गोली मार दी जाती थी और सातवें आदमी ने झंडा फहरा दिया। इस तरह से कई जगहों पे गोली चालन हुआ, लेकिन फिर भी झंडा फहराया गया। उसके बाद से 30 के इस घटना के बाद से हम लोग हर साल 26 जनवरी को सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाते थे कि आज हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो ये परंपरा 1947 तक चल रही थी। देश के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इस सभा ने अपना कार्य शुरू कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के जरिए ही चुने गए थे। इनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रमुख थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थीं, जिनमें ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कमेटी थी। इस कमेटी का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया गया। इसीलिए 26 नवंबर को हर साल भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इन बैठकों में मीडिया और जनता को भाग लेने की आजादी थी। अनेक सुधारों और बदलाव के बाद सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को यह संविधान देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए ही इस दिन भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई। जब संविधान इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 15 अगस्त को, तो 26 नवंबर 49 को संविधान बनकर तैयार हो गया। तो हुआ कि भाई अब इसको लागू करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तब एक प्रपोजल आया कि चूंकि हम लोग 26 जनवरी को सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, तो उस दिवस को अमर करने के लिए क्यों नहीं वी विल वेट फॉर 2 मंथ और हम लोग 26 जनवरी 50 से संविधान को लागू करें, ताकि जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा थी स्वतंत्रता दिवस की, उसका मान रह जाए, उस दिवस का मान रह जाए। और उसी के बाद हम लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र को लागू किया। मतलब आई मीन टू से कि स्वतंत्र संविधान को फुल्ली इम्प्लीमेंट किया गया। 15 अगस्त 1947 को हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजी दास्तान से भारत मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अंजनी कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। हमारा गणतंत्र के इस विशेष पेशकश में आपने जाना कि भारतीय गणतंत्र को स्वरूप देखने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारा गणतंत्र के दूसरे पार्ट में हम आपको दिखाएंगे भारत को एक गणतांत्रिक देश क्यों कहा जाता है। साथ ही ये भी बताएंगे कि हम आजाद जरूर हो गए हैं, लेकिन क्या आजादी के सही मायने इस देश में मौजूद हैं? और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।